अगर आप इस सीरीज़ की पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट 2.5 मिनट तक का जो एक मैंने पर्टिकुलर तरीका बताया किस तरीके से इस सीरीज़ से आप नोट्स बना सकते हो जिसमें आपको एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप प्लीज़ अगले 2.5 मिनट को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस सीरीज़ की ये कोई भी वीडियो पहले देख चुके हो तो आप नेक्स्ट 2.5 मिनट्स को स्किप कर सकते हो अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका पता चल चुका है। तो नहीं पता है तो प्लीज़ अगले 2.5 मिनट्स तक ज़रूर देखें, आपको आइडिया लगेगा कैसे आप जल्दी जल्दी इस पूरी की पूरी वीडियो से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जब हम अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे ना तो उनमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई देंगी, जैसे कोई लोकेशन का नाम आएगा, सिटी या कंट्री का, फेस्टिवल का नाम आएगा, किसी स्ट्रेट, सी, ओशन, बे, रिवर, लेक का भी नाम आएगा, रिजर्व, पार्क, सेंचुरी, स्पीशीज़ के नाम आएंगे, ट्राइब्स के, स्पीशीज़ होती है ना आइडेंटिफाई हो रही होती हैं, बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे एक्ट होते हैं हमारे नेशनल लेवल के, एंड कुछ रैंडम चीज़ें आ रही होती हैं। आपको क्या करना होगा, आपको एक A4 शीट को लेना है, ठीक है। A4 शीट के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड्स बनाइएगा। ये आपकी A4 शीट है लैंडस्केप मोड के अंदर, ठीक है। आप इसको जब इस बार 3 तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे ना तो आपके पास एक साइड में 4 कॉलम्स बन जाएंगे लंबे लंबे, ठीक है। इन कॉलम्स के ऊपर आप ऊपर टाइटल दे दीजिए, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इस शीट को देखते हो तो आप इसकी शीट में एक साइड आपके 4 हैं, अदर साइड भी आपके पास 4 हैंगे, तो टोटल 8 सेक्शंस आप इस शीट के ऊपर नेमिंग कर सकते हो। अब जब हम लोग अपना जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, आपको न्यूज़ में सुनते सुनते ही जैसे ही आपको किसी लोकेशन का नाम लगे आप लोकेशन वाले कॉलम में ऐड कर दीजिए। किसी सिटी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, सेम तरीके से कोई फेस्टिवल था जो न्यूज़ में था, कोई स्ट्रेट आया था, कोई ओशन का नाम, सी का नाम, किसी बे का, रिवर का या लेक का नाम आया था, उसी तरीके से कोई ट्राइब वगैरह एक्ट वगैरह हैं, एंड रैंडम में कोई भी ऐसी चीज़ जो इन ऊपर वाली किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हो। देखो एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 145 आ गया तो आर्टिकल 145 लिख दो, एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपको रिवीजन के तौर पर। जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो 12 मंथ्स के लिए आपके पास ऐसी टोटल में मैक्स टू मैक्स 3 या 4 शीट्स ही होंगी फुल। 12 महीने के अंदर आपको 3 या 4 का इंडेक्स मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मेरी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें से 3 4 5 क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको घूम फिर के मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो 3 या 4 शीट बनेगी आपकी टोटल 12 मंथ्स की। अभी जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो शायद मैं अगस्त तक की तो कंप्लीट करवा ही दूंगा, सितंबर की आएगी नहीं तब तक एग्ज़ाम का, वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा, 2022 के लिए भी बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो ये तरीका है आपको नोट्स बनाने का। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इसके अंदर। ऑल राइट, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक फ़ीस होती है जो एक बैंक चार्ज करता है एक मर्चेंट से, अगर वो मर्चेंट का अपने कस्टमर से पेमेंट ले रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। MDR के जो कंपेंसेट होते हैं वो कार्ड इशूइंग बैंक के द्वारा होते हैं। अगर लेंडर जो होता है वो एक POS टर्मिनल को पुटअप करता है। POS मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। जब भी आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो तो जिस मशीन के ऊपर आप अपना कार्ड स्वाइप करके उसमें अपना पिन एंटर करते हो उसे पॉइंट ऑफ सेल बोला जाता है। या फिर कोई दूसरा पेमेंट गेटवे होता है जैसे कोई मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा हो गया उनकी सर्विसेज के लिए। MDR के जो चार्जेस होते हैं ना, ये पहले एक प्री अग्रीड प्रोपोर्शन होता है बैंक के द्वारा और मर्चेंट के द्वारा कि कितना कितना करना है, और इसको एक्सप्रेस करते हैं जो पूरा ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है उसकी परसेंटेज में। मान लो 100 रुपये की कोई कीमत थी तो उसके ऊपर मर्चेंट जो होगा वो 1 रुपये होगा वो बैंक को दे देगा, या फिर कुछ पैसे दे देगा, 50 पैसे दे देगा। इस तरीके से एक प्री प्रोपोर्शन होता है, प्री अग्रीड प्रोपोर्शन होता है। न्यूज़ में रिसेंटली क्यों है, जनवरी के बाद से, जनवरी 2020 के बाद से सभी कंपनीज जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर का है उनको ज़रूरत है कि वो एक पेमेंट थ्रू रुपे डेबिट कार्ड ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, प्लस में UPI का QR कोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, जहाँ पर कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ़ीस उनसे चार्ज नहीं की जाएगी, ना ही कस्टमर से ना ही मर्चेंट से। देखो जब बैंक मर्चेंट से चार्ज करता है तो मर्चेंट कहाँ से चार्ज करता है, वो कस्टमर से चार्ज करता है, ठीक है ना। तो कस्टमर से भी चार्ज नहीं होगी तो मर्चेंट से भी चार्ज नहीं होगी, लेकिन ये कहाँ होगी, रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर, और वो कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उनके लिए है ये। नेक्स्ट वी हैव मनी ऐप। RBI के बारे में अगर आपको जानना हो पहले ऐप के बारे में जान लेते हैं। RBI ने एक ऐप लॉन्च की थी, मनी ऐप, ठीक है ना। किसके लिए, विजुअली चैलेंज, जो लोग देख नहीं सकते आंखों से उन लोगों के लिए करेंसी नोट्स, यानी कि हमारे जो रुपए होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए असली है नकली है। इस एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है कि ऑफलाइन भी काम करती है, इसके लिए आपको इंटरनेट की फैसिलिटी रिक्वायर्ड
नहीं है। इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप नोट्स को स्कैन करते हो मोबाइल फ़ोन के कैमरा से, प्लस में ये आपको ऑडियो आउटपुट देती है हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में। एक बार आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 के अंदर ही आया था, ठीक है। इसका एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934। ओरिजिनली ये एक प्राइवेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन था, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों ने 1949 के अंदर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था, राइट। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आरबीआई के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक होते हैं गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होते हैं, प्लस में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, करंटली जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम कौन सा सब्जेक्ट होता है, यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, या फिर करंट लिस्ट के अंदर आता है। देखो आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है और आरबीआई डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कनेक्ट रहता है, तो यानी कि एक सेंट्रल सब्जेक्ट आ जाता है। नाउ वी हैव सेना स्पेक्टाबिलिस। सेना, इट इज़ नॉट सेना, इट्स सेना, डबल एन है ना, सेना स्पेक्टाबिलिस। ये एक डेसिडियस ट्री है और जो कि बहुत नेटिव है, ट्रॉपिकल एरिया जो है ना अमेरिका के, वहाँ पर। पहले एक एक वर्ड की मीनिंग समझो। डेसिडियस का मतलब क्या होता है? डेसिडियस वो प्लांट्स होते हैं जो ऑटम सीज़न के आसपास अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, पत्ते झाड़ देते हैं। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है? ये हमारा अर्थ है, ये हमारा बीच में इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये पूरा हमारा ये ट्रॉपिकल एरिया होता है। फिर ऊपर होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ ये ऊपर का जो रीजन होता है ना, पोल से पहले वाला 66.5 वाले तक का, ये होता है हमारा टेम्परेट जोन। ये नीचे वाला टेम्परेट जोन, ये वाला टेम्परेट जोन। ऊपर इसकी जो बियॉन्ड होता है पोलर रीजन होता है। तो ये जो एक सेना स्पेक्टाबिलिस है ना, ये एक डेसिडियस टाइप का ट्री है और ये अमेरिका के ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। कब तक ग्रो करता है? फोटो आप इसकी देख सकते हो, इस तरह का कुछ येलो कलर का फ्लावर आता है इसके अंदर। 15 से 20 मीटर की इसकी हाइट जाती है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। प्लस में एक बार बड़ा होने के बाद बहुत सारे फूल और बीज, सीड्स एंड फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। इन्वेजिव स्पीशीज़ का मतलब होता है कि वो नेटिव नहीं होती, यानी कि ये वो स्पीशीज़ है जो यहाँ की नहीं है, लेकिन किसी तरीके से ये स्प्रेड होकर यहाँ पे आ गई, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है स्प्रेड करने की। प्लस में ये जो नेटिव स्पीशीज़ होती है ना, उनको डैमेज कर देती है। कंसर्न क्या है? जो थिक फॉलिएज होता है, फॉलिएज का मतलब होता है जो भी सारे पत्ते होते हैं ना इस ट्री के, वो इसके आसपास के जो इंडिजिनस ट्रीज़ होते हैं ना, और जो बाकी जो ग्रास के स्पीशीज़ होते हैं, उनकी ग्रोथ को अरेस्ट कर लेते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसलिए जहाँ पर भी ये वाली स्पीशीज़ होती है सेना स्पेक्टाबिलिस, वहाँ पर फूड की शॉर्टेज आने लगती है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली जो हर्बीवोरस होते हैं, क्योंकि दूसरी स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ये बाकी जो नेटिव स्पीशीज़ की जर्मिनेशन और ग्रोथ होती है ना, उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है। इसको हम लोगों ने IUCN के रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी के ऊपर रखा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। चलो मैं क्या पूछूँगा, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। पहले ये नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करता था, अब ये नेचर है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? केरला की गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जिस तरीके से सेना स्पेक्टाबिलिस का रैम्पेंट ग्रोथ हो रहा है, रैम्पेंट वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग एंड स्प्रेडिंग एवरीवेयर, उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, किसी तरीके से वो इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। और कहाँ पर? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मैं आपको लास्ट में फ़ोटो में दिखाऊंगा मैप के ऊपर। इन 2 एरियाज़ के अंदर केरला की गवर्नमेंट इनकी ग्रोथ को रोकना चाहती है। संगीता कलानिधि अवार्ड, एस सौम्या, उनको कन्फर किया गया है संगीता कलानिधि अवार्ड से। अवार्ड के बारे में क्या है? संगीता कलानिधि अवार्ड है, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था म्यूज़िक एकेडमी के द्वारा चेन्नई के अंदर, और ये अवार्ड ईयरली दिया जाता है कार्नेटिक म्यूजिशियन को। देखो कार्नेटिक म्यूज़िक होता है, एक होता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है ये। कार्नेटिक जो म्यूज़िक होता है ना, ये जनरली कृति बेस्ड होता है, इसमें कृति होती हैं। हिंदुस्तानी जो होता है वो जनरली रागा बेस्ड होता है। एक बेसिक डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए था। MiG-27 के बारे में चलते हैं नेक्स्ट हमारा। दिसंबर 27 को, यानी कि जो 2019 का दिसंबर 27 गया था, इंडियन एयरफोर्स ने MiG-27 की फ़्लीट को रिटायर कर दिया था। MiG-27 की फ़्लीट को कमीशन कब किया गया था? 1985 में इंडियन एयरफोर्स के अंदर। इस जेट ने बहुत ही हीरोइक रोल प्ले किया था हमारे कारगिल वॉर के अंदर, और जो एयरक्राफ्ट था इसका निकनेम था बहादुर।
और इसको ये जो नाम बहादुर मिला था अपने एयरफोर्स पायलट से मिला था। ये एक सिंगल इंजन, देखो ये जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स वाला जो होता है ना टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी कुछ आता है इसमें से। सिंगल इंजन है इसमें, सिंगल सीट है, टैक्टिकल स्ट्राइक वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। इनिशियली इसको डेवलप किया था अर्स्ट वाइल सोवियत यूनियन ने। अर्स्ट वाइल का मतलब होता है कि सोवियत यूनियन जो पहले एग्जिस्ट करता था, और बाद में लेटर में इसको इंडिजिनियसली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। MiG-27 प्राइमरली एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है जिसका मेन रोल है प्रिसाइजन कंडक्ट करना एयर स्ट्राइक्स का, और जो भी एयर डिफेंस एडवर्सरी होती है एयर डिफेंसेस की, उन सबको टैकल करना। यहाँ पर आप लोगों को एक दो चीज़ें एडिशनली पता होनी चाहिए, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को फॉर्म हुआ था। तो 8 अक्टूबर को हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। राइट, इंडिया के अंदर जो 4 लार्जेस्ट एयर फोर्सेज है ना, इससे इंडिया 4th नंबर पे आता है। तो इससे पहले कौन सी आती है? US है, रशिया है और चाइना है। ये तो ऑफिशियली एयर फोर्सेज है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं ना, तो US नेवी की जो एयरफोर्स वाला पार्ट है ना, US नेवी का जो फोर्स एयर विंग है ना, वो वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट एयर फोर्स है ये, मतलब। लेकिन हम US में तो एक ही कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग। इंडिया के अंदर हिंडन एयरबेस है ना जो, वहाँ पर हर साल हिंडन एयरबेस यूपी के गाज़ियाबाद के पास पड़ता है। गाज़ियाबाद के पास, अगर आप लोग दिल्ली एरिया के हैं तो आपको मालूम होगा, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स डे हर बार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये एशिया का लार्जेस्ट एयरबेस है। हिंडन एयरबेस एशिया का लार्जेस्ट एयरबेस है, ठीक है। कारगिल वॉर के बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ। कारगिल वॉर जो था, इसका दूसरा नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। मई से लेकर और जुलाई 1919 तक, आप लोगों ने सुना ही होगा, एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, LOC करके, काफ़ी सारे बॉलीवुड के एक्टर्स ने उन्होंने रोल प्ले किया था। कश्मीर के अंदर एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है LOC के पास, वहाँ पर ये वॉर हुआ था। फिर हम देखते हैं सोवियत यूनियन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोवियत यूनियन था कब से? अच्छा, ये कारगिल वॉर के टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। सोवियत यूनियन जो था ये 1922 से लेकर और 1991 तक था। 1991 के अंदर ही जैसे सोवियत यूनियन टूटता है, तब बहुत सारे कंट्रीज़ बन जाते हैं, उसमें से रशिया अलग निकल जाता है, फिर नीचे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह वगैरह सब बन जाते हैं, और यहीं से कोल्ड वॉर का एरा भी ख़त्म होता है। ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कोल्ड वॉर एक्चुअल में स्टार्ट कब हुआ था? 1947 से, और वही 1991 तक चला था हमारा कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर के अंदर जो टेंशन थी ना, वो बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स में थी और USSR में थी, प्लस में उसके जो एलाइज थे। कोल्ड का मतलब होता है बेसिकली, यहाँ पर कोई लार्ज स्केल की फ़ाइट नहीं हो रही थी, डायरेक्टली कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर चल रहे थे। और स्ट्रगल किस चीज़ का था? डोमिनेंस का स्ट्रगल था। कौन डोमिनेट करेगा वर्ल्ड को? यूनाइटेड स्टेट्स करेगा या फिर रशिया करेगा? तो ईयर आपको मालूम होना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, कोल्ड वॉर जो था वो 1947 से लेकर 91 तक चला था, और सोवियत यूनियन का जो फॉर्मेशन था वो 1922 से लेकर 1991 तक का था। आइडिया ज़रूर होना चाहिए आपको इस चीज़ के बारे में। नाउ वी हैव ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ 2020। अच्छा, मैं ये सब फ़ोटो दिखाऊंगा लास्ट में, ये MiG-27 वगैरह की फ़ोटो, ये तो आपको मिल ही गया है, जैसे कि मर्चेंट डिस्काउंट, जो चीज़ें होंगी ना लास्ट में दिखाता चलूँगा। जैसे यहाँ पर ही आया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, लास्ट में दिखाता चलूँगा, रिवीजन हो जाएगी उससे आपकी। ईयर ऑफ द नर्स और मिडवाइफ 2020। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसके चेयरमैन रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन, इंडिया को उसके चेयरमैन की पोजीशन दी गई है, ठीक है, उन्होंने डेजिग्नेट किया 2020 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स और मिडवाइफ मनाएंगे। नर्स तो आपको मालूम होगा, मिडवाइफ क्या होता है? देखो, द लेडी हु हेल्प्स अनदर फीमेल टू डिलीवर अ चाइल्ड, उसको मिडवाइफ बोलते हैं। बाइसेंटेनरी, यानी कि 200 साल हो चुके हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ को, उनको मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर माना गया था। इसे हम सेलिब्रेट करते हैं उन प्रोफेशनल्स के लिए, उन प्रोफेशनल को सेलिब्रेट करते हैं जो एक ब्रॉड रेंज की एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को। बिसाइड्स प्रिवेंटिंग, डायग्नोजिंग और ट्रीटिंग डिजीजेज, उनकी कुछ एक्सपर्ट केयर भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम पर एक एक्सपर्ट केयर देते हैं, नर्सेज, मिडवाइज होते हैं। प्लस इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज में और कॉन्फ्लिक्ट्स में भी वो लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जिस्टिंग गैप्स की बात करें, बहुत अच्छा डेटा है आंसर राइटिंग के लिए, आपको ये अच्छा रहेगा, नोट डाउन कर लेना। करंटली इंडिया वर्ल्ड वाइड 22 मिलियन नर्सेज हैं और 2 मिलियन मिडवाइव्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। वर्ल्ड को ज़रूरत है एडिशनल 9 मिलियन नर्सेज की, एडिशनल चाहिए हमको 9 मिलियन नर्सेज और मिडवाइव्स, ताकि एक कमिटमेंट जो है हमारी, ठीक है, कि सब लोगों को एक प्रॉपर हेल्थ केयर का एक्सेस मिले 2030 तक का, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम लोग अचीव कर सकें। उसके लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट है।
यहीं से आप लोगों को छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या करती हैगी, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक फोरम है जिसके थ्रू WHO को गवर्न किया जाता है। इसमें भी 194 मेंबर्स होते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इसके चेयरपर्सन हैं। WHO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर, ठीक है ना। जब भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि यार कोई हेडक्वार्टर के बारे में लिखना है, आपको नहीं कोई ऑप्शन पता है, वहाँ पे जिनेवा लिखा हुआ हो, नहीं कुछ पता है तो जिनेवा पे लगा देना, क्योंकि मोस्टली हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में मिलेंगे। जिनेवा में ज़्यादातर मिलेंगे, लेकिन तब करना जब नहीं आता हो और आप लगे कि यार कुछ तो दिख रहा है, कुछ डाउट सा हो रहा है, तो 50/50 वाला बन रहा है, तो फिर लगा देना। आता हो तो ऑब्वियसली बात आप करेक्ट पे ही करके आना। ऑलराइट। एंड मैंने आपको बताया कि जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर है। 1948 में ये फॉर्म हुआ था और ये यूनाइटेड नेशंस की बहुत स्पेशल एजेंसी है। डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के? रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था कोविड-19 के कारण, टेड्रोस एडनॉम, ठीक है। वो कौन से कंट्री के हैं? इथोपिया के रहने वाले। डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। कहाँ की हैं? इंडिया की हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल WHO की इंडियन है, फीमेल है। ऑलराइट। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन क्या होता है? ऑक्यूलर जहाँ पर वर्ड आ जाए वो रिलेटेड टू आई, साइट और विजन हो जाता है। ये एबिलिटी होती है बिना आंखों के देखने की, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन बोलते हैं। प्रीवियसली रिसर्चर्स ने डिफाइन किया था कि एक एबिलिटी होती है सीन्स को रिजॉल्व करने की बिना किसी डिस्क्रीट आई के, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? रिसर्चर ने अभी शो किया है कि जो रेड ब्रिटल स्टार है, जो कि स्टार फिश का एक रिलेटिव है, वो अपनी बिना आँखें, उसकी आँखें नहीं है लेकिन वो देख सकता है। जो रेड ब्रिटल स्टार है, इसका साइंटिफिक नेम जानो, ओफियोकोमा वेंडिटी। ये कोरल रीफ्स के रीजन में मिलेगा आपको, कैरिबियन सी स्टारफिश और रेड ब्रिटल स्टार लास्ट में पिक्चर्स में दिखाऊंगा ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। ये सेकंड क्रिएचर है सी उर्चिन स्पीसीज़ के बाद जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो बिना आंखें होते हुए देख सकता है, ठीक है। काम कैसे करता है? सी उर्चिन्स और ब्रिटल स्टार जो होते हैं, रिसर्चर ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रूव नहीं हुआ है, सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन होता है ये फैसिलिटेट किया जाता है। इनके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं इनकी बॉडीज़ में। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, ठीक है ना। फोटोन, ये लाइट वर्ड्स, इसका रेफरेंस लाइट से होता है, ध्यान रखना हमेशा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टर्टल रिहैब सेंटर कम्स अप इन बिहार। ओके, एक चीज़ मैं आपको फ़ोटो के बारे में मैंने आपको बता दिया था ना, ऑक्यूलर भी, ठीक है। टर्टल रिहैब सेंटर बिहार में आया है, ठीक है ना। अपने तरह का पहला एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। किस तरह का सेंटर है? रिहैबिलिटेशन सेंटर, यानी कि किसी तरीके की रिकवरी के लिए। फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए इनॉग्रेट होगा बिहार के भागलपुर फॉरेस्ट डिवीज़न में जनवरी 2020 में, यानी कि हो चुका है। भागलपुर फॉरेस्ट के अंदर एक और न्यूज़ अपडेट में आया था कि डॉल्फिन के रिगार्डिंग एक लेबोरेटरी बनाई जाएगी, ठीक है ना, भागलपुर के अंदर ही। तो एक लोकेशन के ऊपर गंगा वहाँ से पास करती है और लोकेशन बड़ी प्रोमिनेंट है, प्राइम लोकेशन है। 2 चीज़ें वहाँ पर बन चुकी है वाइल्ड लाइफ को लेकर, तो ये न्यूज़ में आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। जो रिहैब सेंटर है ये तकरीबन आधे एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर एक समय में 500 टर्टल्स को रिहैब किया जाएगा, शेल्टर दिया जाएगा। ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस तरह के सेंटर की? क्योंकि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बहुत सारे टर्टल्स थे जो वुंडेड मिले थे, जख्मी अवस्था में मिले थे और सिक, बीमार मिले थे, जब उनको कुछ स्मगलर्स के द्वारा रेस्क्यू टीम्स ने बचाया था, ठीक है। साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव क्या चीज़ है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक साइबर सेफ वुमेन कैंपेन पूरे स्टेट के अंदर। वो बर्थ एनिवर्सरी जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, ठीक है। साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव का एम है अवेयरनेस स्प्रेड करना, जो भी एट्रॉसिटीज़ की जाती हैं विमेन के अगेंस्ट, चिल्ड्रन के अगेंस्ट, ठीक है ना, साइबर क्राइम के थ्रू। यहाँ पर विमेन को एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से वेब को यूज़ करके एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत तरह के क्राइम्स करते हैं विमेन के ऊपर। एट्रॉसिटीज़ वर्ड का मीनिंग याद रखने की कोशिश करो। किसी भी तरह का क्रूअल ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग एट्रॉसिटी बोलते हैं। 10th इज़ पटोला साड़ीज़। कंटेक्स्ट क्या है? खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ठीक है ना, उन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सुरेंद्र नगर गुजरात के अंदर, ठीक है। प्लांट के अंदर वो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है ना हमारे सिल्क यार्न की, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे। पहले प्लांट नहीं था, प्लांट बन गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, प्लस में सेल इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। किसके लिए? गुजराती पटोला साड़ीज़ के लिए, लोकल रीजन में। की फैक्ट्स की बात करते हैं।
पटोला जो एक ट्रेडमार्क साड़ी है गुजरात की और उसको बहुत कॉस्टली कंसिडर किया जाता है। ये सिर्फ रॉयल्स और एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जो हाई क्लास फैमिलीज़ होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं हाई क्लास पीपल को, वही लोग पहनते हैं। इसमें एक डबल इक्कत वुवन साड़ी होती है। ये एक तरीके का फोल्डिंग करके कुछ डिज़ाइन सा बनता है साड़ी का। ये जो लोग साड़ी पहनते हैं उनको ज़्यादा मालूम होगा। ये सिल्क से बनी होती है जो कि गुजरात के पातन में बनता है। ये पठान नहीं, कुछ लोग इसको पठान भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको पातन भी बोलते हैं। जो रीज़न है इसके हाई कॉस्ट होने का पटोला साड़ीज़ के, वो ये है कि जो सिल्क यार्न इसको जिस सिल्क यार्न से इसको बनाया जाता है उसको परचेज़ किया जाता है कर्नाटका से या फिर वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर इनके सिल्क के प्रोसेसिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश्ड हैं। इस कारण इसकी जो कॉस्ट होती है वो मल्टीफोल्ड हो जाती है वहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्ट वगैरह करके। प्लस में इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिला हुआ है 2013 के अंदर। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ का कमीशन ये 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑलराइट, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर। ठीक है, अगर खादी की बात करें तो खादी एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने खादी को लेकर एक बड़ी ही अच्छी टैगलाइन दी थी, द लिनन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये आपको लाइन पता होनी चाहिए। ओके, जीआई टैग्स के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक तरीके का साइन होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर जो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन को ध्यान में रखते हुए उसको दिया जाता है। ऑलराइट, यानी कि अगर आपने इस गुजराती पटोला साड़ी को जीआई टैग दे दिया है यानी कि ये पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ये वाली चीज़ बहुत पॉपुलर है, एक तरीके का इसके ऊपर एक कॉपीराइट या फिर एक तरीके का सिग्नेचर हो गया है उसका उस लोकेशन के ऊपर हिसाब से। नाउ वी हैव 11th, चाइनीज़ पेडल फिश फाउंड इन द यांगत्से डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट। ये एक फ़िश थी, चाइनीज़ पेडल फिश बोलते थे, यांगत्से रिवर में पाई जाती थी और अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये यांगत्से रिवर की नेटिव थी, एशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, पता होना चाहिए एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्या है आपको। प्लस में ये जो फ़िश थी ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पीशीज़ में थी, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ में से, और इसको चाइनीज़ साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया है एक्सटिंक्ट। लास्ट जो कंफर्म साइटिंग हुई थी इस फिश की वो 2003 में कंफर्म हुई थी। प्लस में इसको फंक्शनली एक्सटिंक्ट कंसिडर किया जा रहा था। फंक्शनली एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि इसका ब्रीडिंग पेयर लेफ्ट नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई इंडिविजुअल इसका पेयर मतलब पेयर का एक इंडिविजुअल पार्ट ज़रूर लेफ्ट होता है। 1993 की बात है ये, लेकिन 2003 के अंदर इसका जो लास्ट साइटिंग हुई थी वो हुई थी। अब इसको कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब धरती के ऊपर ये वाली स्पीशीज़ अवेलेबल नहीं है। दो दूसरे भी नोटेबल यांगत्से स्पीशीज़ हैं जैसे कि रिवीज शैड, ये एक तरह की फ़िश होती है, और बैजी यांगत्से रिवर की डॉल्फिन है। इनको भी फंक्शनली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 2015 में और 6 के अंदर रिस्पेक्टिवली। डॉल्फिन को 2006 में डिक्लेयर किया गया था और रिव्स शैड को 2015 में। ध्यान रहे, फंक्शनली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, फुली एक्सटिंक्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। यानी कि इस यांगत्से रिवर की डॉल्फिन का और ये जो ऊपर रीव शेड की जो टाइप कोई फिश है, इनका कोई ब्रीडिंग पेयर अवेलेबल नहीं दिखाया अभी तक। 12th, भीतरकनिका के सेंसस ऑन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। कंटेक्स्ट क्या है, भीतरकनिका का जो सेंसस था वहाँ पर देखने को मिला था कि लास्ट ईयर के मुकाबले सॉल्ट वाटर के क्रोकोडाइल्स के अंदर 15 का इंक्रीमेंट हुआ है। अभी 1757 क्रोकोडाइल्स हैं पार्क के अंदर, जो सेंसस कंडक्ट किया गया था 3 जनवरी 2020 को। लास्ट ईयर इसमें 1742 थे, यानी कि 15 का इंक्रीमेंट हुआ है। थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। इंडिया के अंदर 3 स्पीशीज़ होती हैं क्रोकोडाइल्स की, सॉल्ट वाटर, मगर और घड़ियाल। मगर क्या होता है, जो मगर क्रोकोडाइल होता है इसको हम इंडियन क्रोकोडाइल बोलते हैं और मार्श क्रोकोडाइल भी बोल सकते हो। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेगा। IUCN के अंदर ये वल्नरेबल है। IUCN मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 में IUCN की स्टार्टिंग होती है। करंटली इसमें 1400 मेंबर्स हैं और इसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़ के लिए, कि एक्सटिंक्ट है या फिर अभी तक एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न्ड है। बहुत सारे एनिमल्स वाइल्ड लाइफ के लिए होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। इनसाइट की जो डेली न्यूज़ आ रही होती है इसमें कभी ना कभी टॉपिक आ रहा होता है कंजर्वेशन रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर, वहाँ पर मैं आपको करवाता रहता हूँ। तो मगर जो है ये मेनली एक फ्रेश वाटर की स्पीशीज़ है और ये लेक्स में मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा, मार्शेज़ में मिलेगा। मार्श क्रोकोडाइल यानी कि दलदल वाला जो एरिया होता है वहाँ आपको मिलेगा। फिर आता है घड़ियाल। घड़ियाल जो होता है ये फ़िश ईटिंग क्रोकोडाइल होता है। ये जो मगरमच्छ होता है ये फिशेज़ को खाता है और ये भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नेटिव है। इसको IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया हुआ है।
कुछ स्मॉल रिलीज प्रोपोर्शंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वो इंक्रीज़ हो रहे हैं नेशनल चंबल सेंचुरी के अंदर, कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सोन रिवर सेंचुरी में, और जो रेन फॉरेस्ट बायोम है महानदी का सतकोसिया गौर सेंचुरी उड़ीसा के अंदर। थर्ड हमारे पास आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये इन तीनों स्पीशीज़, तीनों रेप्टाइल्स के अंदर बेसिकली जो भी लिविंग रेप्टाइल्स है उनमें सबसे लार्जेस्ट होता है। इसको आईयूसी ने लीस्ट कंसर्न के ऊपर रखा हुआ है कि इतना मतलब सबसे कम कंसर्न है इसके रिगार्डिंग, और ये ईस्ट कोस्ट पे मिलेगा इंडिया के। अगर मैं बात करूँ इंडिया के बारे में तो ये ईस्ट कोस्ट होता है। यहाँ कहीं आपको दिखाई देगा उड़ीसा, फिर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, फिर आपको मिलेगा तमिलनाडु। और इसके साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं। उड़ीसा का जो रीजन होता है ना, इसको उत्कल कुछ बोला जाता है, उत्कल कोस्ट, ठीक है ना। नीचे फिर ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। इसी तरीके से हम लोग जब वेस्ट की साइड जाते हैं तो गोवा मुंबई वाले को रीजन को बोलते हैं हम लोग कोंकण, ठीक है। नीचे थोड़ा सा मिडिल में जो आता है उसको बोलते हैं कनरा, KANARA। और जो बिल्कुल नीचे केरला का जो रीजन आता है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कोरोमंडल रीजन, और इवन इसको पायन रीजन भी बोलते हैं, कोरोमंडल को ना पायन, PAYAN। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ ली है अच्छे से उनको ये रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। 13 में स्मोक टावर, दिल्ली को अपना पहला स्मोक टावर मिल चुका है। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी सेंटर को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि एक प्लान बनाओ किस तरीके से स्मोक टावर्स इंस्टॉल करोगे कैपिटल के अंदर, ताकि एयर पॉल्यूशन को डील किया जा सके। स्मोक टावर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि एक तरीके से लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर्स बन जाते हैं। यूजुअली इनको फिट करते हैं मल्टीपल लेयर के एयर फिल्टर के साथ, जो क्लीन करते हैं हमारे एयर को, एयर के सारे पॉल्यूटेंट्स को। एयर इसमें ऊपर से पास करती है, नीचे से फिल्टर होके निकल जाती है। जो फिटर्स इंस्टॉल किए जाते हैं उनके अंदर कार्बन नैनोफायर्स होते हैं जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, प्लस में इसकी बाकी पेरिफेरीज होते हैं यानी कि सपोर्टिंग मॉड्यूल्स होते हैं। टावर का जो फोकस होता है वो पर्टिकुलेट मैटर के लोड को रिड्यूस करने का होता है। कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, चाइना इज़ देयर, रशिया इज़ देयर, और पार्शली कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो स्मोक टावर की टेक्निक का यूज़ करके अपने एरिया के पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। देन वी हैव बीबी का मकबरा। ये एक टूम है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये कमीशन हुआ था 1660 के अंदर, मुग़ल एम्पर औरंगज़ेब ने बनाया था अपनी पहली जो पत्नी थी, चीफ वाइफ इनको बोला जाता था, दिलरोज़ बानो बेगम, उनकी याद में। इसे एक सिंबल मानते हैं औरंगज़ेब की कंजुगल फिडेलिटी का। कंजुगल वर्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप, फिडेलिटी वर्ड का मतलब होता है फेथ, ट्रस्ट। तो उनका रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट था उसका एक सिंबल है औरंगज़ेब की। स्ट्रक्चर को हम लोग ताज ऑफ द डेक्कन भी बोलते हैं क्योंकि इसका रिजेंबलेंस जो हमारा ताजमहल है आगरा में उसके साथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप फोटो में देखोगे तो बहुत हद तक आपको ताजमहल जैसा सा ही दिखाई देगा। देन वी हैव 15 कुतपुई फेस्टिवल। मिज़ोरम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी जो कुतपुई फेस्टिवल, ठीक है, मीज़ो ट्राइब्स को यूनिफाई करने के लिए। जो पहला फेस्टिवल होगा ये होगा वांगबूम के अंदर, एक हब टाउन है मीज़ोज़ का नेबरिंग त्रिपुरा के अंदर। इवेंट के अंदर प्रेजेंस होगी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज़ की, मिज़ोरम के बहुत सारे ट्राइब्स की, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होंगे मीज़ो ट्राइब के मिज़ोरम से, और आस के पास की जो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके। एम क्या है इसका? रीयूनिफाई करना, स्ट्रेंथन करना ब्रदरहुड, ठीक है, जो भी डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं मिज़ो की। इसके साथ चलते हैं आगे 16 के ऊपर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया हुआ है। ये आपको गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। स्केड्यूल वर्ल्ड 1 जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है 1972 का, वहाँ पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्केड्यूल 1 में लिस्टेड है। और CMS के कन्वेंशन के अपेंडिक्स, और CMS कन्वेंशन और साइट्स दोनों के अपेंडिक्स 1 में है। CMS कन्वेंशन क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज़, या फिर आप इसको बॉन कन्वेंशन भी बोल सकते हो। ये यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर आता है। बॉन एक जगह है जर्मनी के अंदर, वहाँ पर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। जनरली जो कन्वेंशंस होते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से उनके नाम पड़ जाते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। जिस लोकेशन पर ये साइन किए गए थे, एनफोर्स किए गए थे, उन्हीं के ऊपर इनका नाम पड़ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। कुछ स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उनमें से इनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। ये रिकवरी प्रोग्राम में आती हैं जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स की, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंदर आता है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
राजस्थान स्टेट का है, आइडेंटिफाई करता है और फेंसिंग प्रोवाइड करता है बस्टर्ड के ब्रीडिंग ग्राउंड्स के अंदर और जो एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, प्लस में सिक्योर ब्रीडिंग एनक्लोजर्स होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अलावा भी। प्रोटेक्टेड एरियाज़ वहाँ पर क्या क्या हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में, रोलापादू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। ये जो सेंचुरीज़ वगैरह हैं इनके नाम आप नोट करते चलिए, ये न्यूज़ में है तो आपको मालूम होना चाहिए। देन वी हैव 17th नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, नैक। नैक एस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। ठीक है, काम क्या होता है? हायर लर्निंग जो होती है हमारे उनके जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं उनकी एक्रीडेशन प्रोवाइड करना। नैक को ओरिजिनली फॉर्म किया था 1992 के अंदर। रिकमेंडेशंस आई थी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1986 की। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, वो NPE था। अभी जो हमारे पास है वो NEP है। ठीक है, NEP 2020 एक हॉट टॉपिक रहेगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। इसके बारे में आपको ऊपर नीचे सब पता होना चाहिए। इवन इंटरव्यू के अंदर भी लोगों को ग्रिल किया जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसको एम्फसाइज़ करना था जो भी हमारे हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी, डिटेरियोरेट हो रही थी कंपनी के अंदर, उसको रिवाइव करने के लिए। एजुकेशन पॉलिसी 3 बार आ चुकी है, ठीक है ना, और अभी जो आई है करंटली 34 ईयर्स के बाद आई है। इससे पहले 1986 में आई थी और उसको 1986 वाले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था 1992 के अंदर। ये जो नैक होता है ये सर्टिफाई करता है इंस्टीट्यूशन को, हायर लर्निंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को कंट्री में। हावेवर ये टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको कोई एक्रेडिशन नहीं देता है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए हमारे पास नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन है। ये इसको नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, बास्केटबॉल एसोसिएशन मत समझ लेना, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन है। और ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो एसेस करते हैं और एक्रेडिट करते हैं इंस्टीट्यूशंस को। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस पहली बात तो सारे के सारे जो ऑटोनॉमस होते हैं ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं। जैसे IITs हो गए, NITs हो गए, IIMs हो गए, इनके पास अपना खुद का प्रोविजन होता है डिग्रीज़ वगैरह बनाने का, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने का। ऑलराइट, बेसिकली कुछ कहीं ना कहीं कुछ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, लेकिन बहुत हद तक ही ऑटोनॉमस होते हैं। CISF, अच्छा यहाँ से बात करते हैं एजुकेशन किसके अंदर आता है, कौन सा सब्जेक्ट है? एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकती है। देन कम CISF। न्यूज़ में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है यूनियन गवर्नमेंट से कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग CISF की एक स्पेशल विंग बना सकते हो जो कोर्ट्स के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जिसमें हाई कोर्ट भी आ जाए और सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही पूछा है। CISF के बारे में हमको जान लेना चाहिए। CISF एक आर्म्ड फोर्स है यूनियन की, जिसको एस्टेब्लिश किया था हम लोगों ने एक एक्ट के तहत, और एक्ट का नाम था CISF एक्ट 1968। इस मैंडेट के तहत CIF जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कुछ स्टाफ प्रेमिसेस को, प्लस में कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी और एस्टेब्लिशमेंट्स को भी। CIF प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को भी और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को दिल्ली के अंदर। प्रेजेंटली CIF जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कुछ प्रोटेक्टेड पर्सनस को भी जो क्लासिफाइड होते हैं Z+, Z, X और Y में। CIF ओनली फोर्स है जिसके पास एक खुद का डेडिकेटेड फायर विंग भी है। प्लस में CISF एक कंपनसेटरी कॉस्ट फोर्स है, यानी कि जहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वहाँ के लिए इनको पैसा मिलता है, यानी कि पूरी यूनिट को पैसा मिलता है। सैलरी तो उनकी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरीके से आती है, लेकिन उस पूरी यूनिट को CISF की फोर्स को पैसा दिया जाता है इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। Z+, Z, X और Y सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा VIPs होते हैं वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वगैरह, ये सब होते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं हाई लेवल के। अब इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कैटेगरीज अलॉट की जाती हैं। प्रेसिडेंट के पास तो खुद के होते हैं, राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड होते हैं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, उनके वो अलग ग्रुप होता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, फिर आते हैं बाकी मिनिस्टर्स हो गए और यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, गवर्नर्स वगैरह हो गए, और बाकी कोई जो VVIPs होते हैं इनको कैटेगरीज दी जाती है। जैसे कि एक Z+ होता है, Z, X, Y, इनकी कैटेगरीज में ये होता है कितने नंबर ऑफ पर्सनल प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे Z+ के अंदर आपको 55 लोग होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, 55 पर्सनल्स होते हैं।
कमांडोज होते हैं उसमें NSG वगैरह के, ठीक है। उनके पास हाईटेक मशीन्स होती हैं, अच्छी अच्छी गन। यूजुअली आपको आर्म फोर्सेस के अंदर वो वाली गन्स और वो वाले टूल किट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन इनके पास काफ़ी अच्छी हाई लेवल के एडवांस वेपन्स होते हैं। जेड वाले के अंदर 22 लोग गार्ड करते हैं, ठीक है। एक्स वाले में 11 लोग गार्ड करेंगे और वाई वाले में 11 करेंगे, एक्स वाले में 2 पर्सनल आपको गार्ड करते हैं। कुछ एग्जाम्पल थे जहाँ पर सिक्योरिटीज़ फेल हुई थी, जैसे इंदिरा गांधी जी वाला, ठीक है, खुद के गार्ड्स ने उनको शूट कर दिया था। एक राजवीर सिंह थे, वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, ठीक है ना, उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, उनकी भी डेथ हो गई थी ऐसे करके। एक यूनियन मिनिस्टर थे प्रमोद महाजन, उनकी भी अपनी खुद की सिक्योरिटी, उनके खुद के भाई ने उनको शूट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज रही हैं, सवाल उठाए गए हैं इन सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया किस किस को कैसे कैसे सिक्योरिटी मिलती है। हैबिटेबल जोन क्या होता है? हैबिटेबल जोन या फिर उसको गोल्डीलॉक्स जोन भी बोल सकते हो, एक रेंज होती है ऑर्बिटल डिस्टेंस की एक स्टार से, जहाँ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है प्लैनेट के सरफेस के ऊपर। समझ में आ जाएगा अभी, सुन तो चलो। एक एरिया होता है एक स्टार के अराउंड में, जो कि ना काफ़ी गर्म होता है ना काफ़ी ठंडा होता है, एक लिक्विड वाटर के एग्जिस्ट करने के लिए उसके उस पूरे स्टार के आसपास के सराउंडिंग प्लैनेट के ऊपर की बात कर रहा है। जो रेंज ऑफ डिस्टेंसेस होती है ना, वो चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन क्या साइज़ और टेम्परेचर है उस स्टार का। अर्थ जो है वो हैबिटेबल जोन में है सन के, तो यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना इतना हॉट है ना इतना कोल्ड है कि वाटर में एग्जिस्ट ना करे, इतना मीडियम रहता है कि अर्थ के ऊपर वाटर एग्जिस्ट करता है। तो ये एक रीज़न है अर्थ के ऊपर वाटर के एग्जिस्ट करने का कि ये हैबिटेबल जोन में है सन के। न्यूज़ में क्यों बात की जा रही है? नासा ने रिपोर्टेडली डिस्कवरी की है एक अर्थ साइज़ के प्लैनेट की, जिसका नाम दिया है TOI 700D, और ये ऑर्बिट कर रहा है अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में। तो साइंस एंड टेक की न्यूज़ है, नई चीज़ डिस्कवरी की है, पता होना चाहिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। एपिफेनी फेस्टिवल क्या चीज़ है? ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। 6 जनवरी को एपिफेनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था इंडिया के पार्ट्स में, गोवा में, केरला के अंदर। गोवा के अंदर सेलिब्रेशन को पोर्तुगीज़ नेम से जानते हैं, फेस्टा दोस रीस, और केरला के पार्ट में इसका एक सीरियाक नेम है देना। सीरियाक मतलब जो सीरिया के रीजन है ना, जो मिडल ईस्ट का रीजन है, वहाँ से ये नेम आया देना। ये फेस्टिवल है क्या? एपिफेनी एक फीस्ट डे होता है, यानी कि यहाँ पर उस दिन खाने पीने की चीज़ें बहुत बनाई जाती हैं, और आप एक डे ऑफ कमेमोरेशन बोल सकते हो, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी मार्क करती है कि विजिट आई थी मागी की। मागी कौन थे? 3 वाइज मैन थे या फिर 3 किंग बोल सकते हो। इन्फेंट जीसस, छोटा जो बच्चा था, जीसस जो छोटे थे, उनको विजिट करने आए थे, ठीक है। क्रिश्चियंस का बिलीफ है कि जो मागी थे, जिनके नाम थे बाल्तासार, मेल्क्योर और गैस्पर, ये कहाँ कहाँ के राजा थे? बाल्तासार थे अरेबिया के राजा, मेल्क्योर थे पर्शिया के राजा, और गैस्पर जो थे वो इंडिया के राजा थे। ये इन्होंने मिरेकुलसली एक स्टार को, एक गाइडिंग स्टार को फॉलो करके बेथलम में गए थे। बेथलम क्या है? बेथलम एक पैलेस्टीनियन टाउन है जो कि जेरूसलम के साउथ में है, वेस्ट बैंक में, ठीक है, जहाँ इन्होंने इन्फेंट जीसस को अपनी भेंट प्रोवाइड की थी। पेड होमेज का मतलब होता है भेंट देना। इन तीनों का ये कहा जाता है कि अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे, ठीक है ना, जीसस के लिए। जैसे कि मेल्क्योर लेके आए थे गोल्ड, ठीक है, बल्तसार लेके आए थे मिर बोलते हैं जनरली, एक प्लांट का एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, आप उसको, कुछ लोग उसको हिंदी में गोंद भी बोलते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे खुशबूदार चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे कुछ डेकोरेटिव चीज़ें भी बन सकती हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। परफ्यूम भी बनाए जाते हैं, मेडिसिन भी बनाई जाती है उससे। इसके साथ साथ जो गैस्पर थे वो इंसेंस लेके आए थे, खुशबू लेके आए थे, ठीक है ना। इस विजिट को बिलीव किया जाता है, सिग्निफाई करता है कि जीसस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ था जेंटाइल्स के तहत। जेंटाइल्स कौन है? जो नॉन जूइश होते हैं, उनके लिए फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ था जीसस का, ठीक है। तो ये दिन कमेमोरेट करता है बैप्टिज्म ऑफ जीसस इन द जॉर्डन रिवर। बैप्टिज्म क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, जब आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करते हो तो पानी में आपको कह सकते हो शुद्धिकरण करना, ठीक है, तो पानी में आपको एक बार डुबोया जाता है। तो इस दिन को कमेमोरेट करते हैं कि जो जीसस का बैप्टिज्म हुआ था, उन्होंने अपना बैप्टिज्म किया था जॉर्डन रिवर के अंदर, तो इसलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिश्चियंस के लिए। सी गार्जियंस 2020 ये एक जॉइंट नेवल ड्रिल है, यानी कि एक्सरसाइज है पाकिस्तान और चाइना के बीच की। लेटेस्ट इसका जो एडिशन था वो कराची में हुआ था, और ये दोनों के बीच की बायलैटरल सीरीज़ की 6th एक्सरसाइज थी।
इसका फोकस था कि इंटरऑपरेबिलिटी और जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है इसको ऑगमेंट करना है, इसको इंक्रीज़ करना है, इसको स्ट्रेंथन करना। ऑपरेशन संकल्प ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है जिसको इंडिया ने लॉन्च किया है प्रॉम्प्टली जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं इंडियन सी वेसल्स की मिडल ईस्ट रीजन के अंदर उनके लिए। ऑपरेशन संकल्प आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन वंदे भारत भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के जो भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं ना रिसेंटली, आगे पीछे आपको सब पता होंगे, आगे सारे कवर होंगे आने वाली जो और वीडियोज़ हैं, पर आपको पता होने चाहिए। और इसे लॉन्च किया गया था ताकि ये इंश्योर कर सकें कि जो भी इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू उनका एक सेफ़ पैसेज हो वहाँ पर। मिलान 2020 क्या है, ये विशाखापत्तनम में हुई है मार्च 2020 के अंदर, ठीक है। मिलान का मतलब होता है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये देखो मार्च में, अभी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आएगी देखना, ये जनवरी की न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं, जनवरी में प्लान था कि मार्च में होगी, लेकिन वहाँ तो लॉकडाउन वाली बात आ गई थी। तो अब हम लोग मार्च की जो मंथली कंपाइलेशन होगी उसमें देखेंगे कि क्या ये हो पाई थी या नहीं हो पाई थी, वो न्यूज़ अलग से आएगी, ठीक है। तो मिलान 2020 के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब होता है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका एम होता है प्रोफेशनल इंटरेक्शन इंक्रीज़ करना, जो भी हमारे फ्रेंडली फॉरेन नेवीज़ हैं एक दूसरे की स्ट्रेंथ से सीखना और एक दूसरे के मैरीटाइम डोमेन के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस करना। देखो नेवल एक्सरसाइजेज वगैरह हो गई, एयरफोर्स एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, ये हम क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल मान लो कल को इंडिया और चाइना के बीच वॉर होता है, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि हम इंडिया की हेल्प करेंगे, तो साउथ चाइना सी से इंडिया अपना जो नेवी होगा और सबमरीन्स होगा वो साउथ चाइना सी में लेके जाएगा, क्योंकि वहीं पर चाइना की नेवी वगैरह से फाइट करेगा। उधर से ऑस्ट्रेलिया बोलेगा चलो हम भी आपकी हेल्प करते हैं। तो उस टाइम पे अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले कभी इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज की होगी ना, तो ऑस्ट्रेलिया को इंडियन टेक्निक्स के बारे में पता होगा, इंडियन कमांड्स के बारे में पता होगा, फॉर्मेशंस के बारे में पता होगा, वेपन्स के बारे में पता होगा, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा इंडिया। सिमिलर चीज़ इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होगा। तो जब दो फ्रेंडली नेशंस होते हैं इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, तो वो ऑपरेट ईजिली कर पाते हैं। सामने वाला जो विलन होता है, जो एनिमी होता है, विलन कहना इज़ नॉट द राइट वर्ड, एनिमी जो होता है उसके अगेंस्ट जो अटैक करना होता है ना, जो ऑफेंस दिखाना होता है, उसको कोऑर्डिनेट कर पाते हैं इजीली। वरना ऐसा होगा कि यार इंडियन नेवी कोई कमांड यूज़ कर रही है, कोई फॉर्मेशन यूज़ कर रही है, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो दोनों के बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एनिमी के ऊपर हावी होना मुश्किल हो पाता है। इसलिए आर्मीज़ आपस में करती हैं, एयरफोर्स आपस में करती हैं, बहुत सारी ऑपरेशन चल रहे होते हैं, ठीक है। 41 जो भी इन्वाइट की गई थी उसमें से 30 का कन्फर्मेशन आ चुका था पार्टिसिपेशन के लिए। इंडिया प्लान कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के आसपास कुछ डायरेक्ट नॉन कट स्टील के फेंस बनाने के, जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हमारे पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ। की फैक्ट याद होना चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ वो है 4096.7 किलोमीटर, और किसी भी दूसरे नेशन के साथ लार्जेस्ट जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ ही करते हैं। पाकिस्तान के साथ करते हैं 2333, इसको हिंदी में याद करो 2333 करके, 3323 किलोमीटर का। वर्ल्ड हिंदी डे 25 कंटेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था 10 जनवरी को, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये एनिवर्सरी होती है जब हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी 1975 में, उसमें प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। वर्ल्ड हिंदी डे जो है पहली बार हम लोगों ने इसको 2006 में ऑब्जर्व किया था, और इसे सेलिब्रेट करते हैं फिर 10 जनवरी को हम लोग हर साल। और दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, हिंदी डे और नेशनल हिंदी दिवस में। नेशनल हिंदी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 14 सितंबर को। इस दिन 1949 ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने हिंदी को अडॉप्ट किया था, और देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर ये रिटर्न है। ये यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। फोकस की अगर हम बात करते हैं, वाइल जो हमारा फोकस है वर्ल्ड हिंदी डे का, वो है ग्लोबल स्टेज के ऊपर लैंग्वेजेस को प्रमोट करना। नेशनल हिंदी दिवस जो कि पूरी कंट्री में नेशनल लेवल पे मनाया जाता है, यहाँ पर हम लोग इसकी हिंदी के एडेप्टेशन को मार्क करते हैं, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर है, ये एज ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड जो मोस्टली स्पोकन लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं। कुछ समय पहले तक का जो डेटा था ना, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया है अभी। अगर हम बात करते हैं नेटिव स्पीकर्स कौन से लैंग्वेज के ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले आता है मैंडरिन, यानी कि चाइनीज़, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर आता है स्पेनिश,
ठीक है, फिर आएगा इंग्लिश और फिर आएगा फोर्थ पे हिंदी। ये है नेटिव स्पीकर्स। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइडली मोस्ट वाइडली स्पोकन और वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, तो सबसे ऊपर आ जाता है इंग्लिश, फिर आएगा मैंडरिन, थर्ड पे आता है हिंदी। ये आपको फिगर्स पता होने चाहिए, कुछ रिसेंट अपडेट्स हुए इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, कोलकाता पोर्ट रीनेम्ड, 26th न्यूज़ है हमारी। सेंटर ने रीनेम किया है कोलकाता के पोर्ट ट्रस्ट को। अच्छा, पोर्ट जो होता है वो कौन सा सब्जेक्ट आता है? ये भी यूनियन सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर, और जो कि भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। अर्ली 16th सेंचुरी के अंदर पोर्तुगीज़ ने पहले इसको यूज़ किया था, जो प्रेजेंट लोकेशन है पोर्ट की, अपने शिप्स को एंकर करने के लिए। सिंस दे फाउंड द अपर रीचेस ऑफ द हुगली रिवर बियॉन्ड कोलकाता अनसेफ, जो हुगली रिवर के अपर रीचेस है वो उनको थोड़े से अनसेफ लगते थे नेविगेशन के लिए, इसलिए उन्होंने इस पोर्ट को यूज़ किया था। जो एबॉलिशन हुआ था ना स्लेवरी का ब्रिटिश एम्पायर के अंदर 1833 में, इस पोर्ट को यूज़ किया जाता था। जो भी लैक्स ऑफ इंडियंस थे ना, इंडेंचर्ड लेबर्स थे फार फ्लंग टेरिटरीज में थ्रू आउट द एम्पायर के लिए, उनको शिप करने के लिए। इंडेंचर्ड लेबर्स क्या थे? इंडेंचर्ड लेबर्स एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन जाता है, जहाँ पर लेबर के पास कोई राइट नहीं होता है, उसको फोर्सफुली काम करवाया जा रहा होता है। राइट, ये आपको वर्ड्स वगैरह पता होने चाहिए, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर। कोलकाता का जो पोर्ट है ये ओनली रिवरिंग पोर्ट है कंट्री के अंदर, जो सी से, समुद्र से 203 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है। रिवर हुगली जो है, जो इसके ऊपर लोकेटेड है, उसके पास वहाँ पर बहुत सारे शार्प बेंड्स हैं, और नेविगेशन चैनल जो है बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पर। फरक्का बैराज जो कि 1975 में बिल्ड किया था, इसने कहीं ना कहीं कुछ जो वूज थे हमारे, वूज का मतलब होता है जो प्रॉब्लम किसी को हो रही होती है ना, तो जो गंगा वाटर के जो वूज थे उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम कर दिया था, और इसको डाइवर्ट कर दिया था भागीरथी हुगली सिस्टम के अंदर। मिशन पूर्वोदय क्या है? सेंटर ने अनवील किया है मिशन पूर्वोदय, ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए, वहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टील हब के लिए। ईस्टर्न बेल्ट जो है उसके पास पोटेंशियल है कि वो 75% कंट्री के अंदर इंक्रीमेंटल स्टील कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकती है, जो कि हम लोगों ने नेशनल स्टील पॉलिसी में एनविजन भी किया हुआ है। नेशनल स्टील पॉलिसी जो आई थी ये 2017 में आई थी, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए बिल्कुल। और 2030 तक का, 30 से 31 का हमारा टारगेट है इंडिया के अंदर। हम लोग 230 मिलियन टन का स्टील प्रोडक्शन करना चाहते हैं। टारगेट कब तक का है? 2030 से 31 तक का। किस में है? नेशनल स्टील पॉलिसी में। कब आई थी? 2017 में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट का एम है कि वो लॉजिस्टिक्स को और जो बाकी यूटिलिटीज़ होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, जो कि ईस्टर्न इंडिया के लैंडस्केप को चेंज करेंगी, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज करेंगी। स्टेप्स इस मिशन के अंदर जो लिए गए हैं, वहाँ पर हम लोगों ने स्टील इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात की है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे और एक वैल्यू चेंज सिस्टम बनाएंगे। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, IDA, क्या होता है ये? IDA को हम लोगों ने सेटअप किया था 1 जून 2017 को, ठीक है, आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, जो मीटिंग होती है एजेंसी की, वो उसको चेयर करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। और कंपोजिशन की बात करें IDA के, तो मेंबर्स होते हैं IDA के, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, टूरिज़्म के सेक्रेटरी होते हैं, ट्राइबल वेलफेयर के सेक्रेटरी होते हैं। एक दो चीज़ें यहाँ पर आपको जो बता देनी चाहिए, एक होता है फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वो कौन सी है हमारी, इसका आपको नाम पता होना चाहिए। कीबुल लैमजा नेशनल, ये लोकतक लेक में है मणिपुर के अंदर। और एक हमारे पास रिवर आइलैंड है मजूली, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है, असम के डिब्रूगढ़ एरिया के अंदर। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिवर आइलैंड। कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में अगर आपको पता हो तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है ना, प्लस में एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं हमारे सिविल सर्विसेज बोर्ड के भी। ताल वोल्केनो, ये एक वोल्केनो है जो कि फिलीपींस के लुजोन आइलैंड पर है। ये रिसेंटली इरप्ट हुआ था और इसको क्लासिफाई किया हुआ हम लोगों ने एज अ कॉम्प्लेक्स वोल्केनो। कॉम्प्लेक्स वोल्केनो का मतलब होता है, हम उसको कॉम्प्लेक्स को हम लोग कंपाउंड वोल्केनो भी बोलते हैं। इसके अंदर दो या फिर उससे ज़्यादा वेंट होते हैं। वेंट का मतलब क्या होता है? रूम के अंदर वेंटिलेशन करते हो ना, एग्जॉस्ट फैन लगाते हो, यानी कि जहाँ से अंदर की जो एयर होती है बाहर चली जाती है। तो वोल्केनो का वेंट क्या होता है? बेसिकली वोल्केनो में जहाँ से नीचे का सारा जो वो लावा वगैरह होता है बाहर आता है। तो कॉम्प्लेक्स जो वोल्केनो होते हैं उसमें एक से ज़्यादा वेंट होते हैं, ठीक है। और दैट इज़ एन एसोसिएटेड वोल्केनिक डोम आइदर इन इट्स क्रिएटर और इन इट्स फ्लैंक, उसे क्रिएटर में या फिर उसके फ्लैंक में। सक्षम क्या है? पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन है, और
पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का। सक्षम एक्टिवली इन्वॉल्व करता है ऑयल और गैस PSU को और इनके जो बाकी स्टेक होल्डर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हिस्सेदार। इसका काम है एक फोकस अटेंशन क्रिएट करना, फ्यूल का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसमें पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज़ का क्या रोल रहेगा। मासेस को यानी कि लोगों को अवेयर करना कि किस तरीके से कंजर्वेशन और एफिशिएंट यूज़ होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसके कारण हम लोग बेटर हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोपगेट कर सकते हैं। PCRA क्या है? 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। PCRA एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका काम है एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स में। देन वी हैव 31st सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। इनका 5th एनुअल डे था, यानी कि 5 साल हो चुके हैं इनको। ये एक एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पर हम लोग एडॉप्शन यानी कि जो बच्चों का एडॉप्शन होता है ना, उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। कंट्री के अंदर होना या फिर इंटर कंट्री हो रहा होता है, उन सब चीज़ को। स्टैट्यूटरी बॉडी है और 2016 को इसे बनाया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब एक लॉ पास करके बनाया गया था। कौन से प्रोविजन के अंदर आता है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 के अंदर आता है। 32 में हमारे पास है याडा वायरस। इसको डिटेक्ट किया गया था रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटो के अंदर। ये बिलोंग करता है एक ग्रुप को जिसमें बाकी अल्फा वायरस होते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया वायरस हो गया और एस्टन इक्वीन एंसेफेलाइटिस होता है, ठीक है ना। इवन सो जो नोवेल वायरस है, इसका ह्यूमन बींग्स को कोई थ्रेट नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ मॉस्किटोज़ को इन्फेक्ट करता है। इस ग्रुप के जो बाकी वायरसेस होते हैं उसमें होता है ताई फॉरेस्ट का अल्फा वायरस और एग्वा सैलूड अल्फा वायरस। देखो, नोवेल वायरस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक टाइप का वायरस जिसका कोई स्ट्रेन पहले से अवेलेबल नहीं था, उसको बोलते हैं नोवेल वायरस। ZMOF टनल क्या है? गवर्नमेंट ने अवार्ड किए हैं 2000 रुपये करोड़ कंप्लीट करने के लिए ZMOF टनल को। ये एक 6.5 किलोमीटर लंबी ZMOF टनल है। ये देखो, इस तरह की चीज़ें ना अगर प्रीलिम से पूछ ली जाती हैं तो ये आपको मालूम होनी चाहिए, ध्यान देना यहाँ पर। 6.5 किलोमीटर से लंबी ZMOF टनल है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। टनल की कैपेसिटी है 1000 व्हीकल्स पास कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर की स्पीड के साथ। 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस याद रखना। BRO ने इसकी पहले की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी थी। BRO का काम क्या होता है? BRO जनरली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, और नॉट जस्ट इन इंडिया, दूसरी कंट्रीज़ में भी इसका बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट की। लेकिन प्रोजेक्ट को बाद में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया था ILNFS को 2016 में, और एप्को इस बचे हुए काम को अब कंप्लीट करेगी। ILNFS क्या है? यह है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग कंपनी है ये, ठीक है। ओके, विंग्ड रेडर क्या है? इंडियन आर्मी की बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, विंग्ड रेडर, मालूम होना चाहिए। सहयोग काइजिन क्या होता है? काइजिन वर्ड जो होता है ये एक जापानीज़ वर्ड है जिसका हिंदी में अगर मीनिंग रखें, इंग्लिश में रखें तो सी मैन, यानी कि एक सी मॉन्स्टर के बारे में बात की जाती है। ये एक जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की। इसका एम है दोनों कंट्रीज़ के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना, और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो इंडिया में होने वाला है। आगे की किसी मंथ की न्यूज़ में आएगा तो देखते हैं हुआ नहीं हुआ। CICT न्यूज़ क्या थी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, जो कि एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है हायर रिसर्च का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर काम करता है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया स्पेसिफिकली हायर रिसर्च के लिए क्लासिकल तमिल में इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेगा। CICT एंगेज करता है बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ जिनका काम है हम लोगों को एस्टेब्लिश करना एंशियंटनेस और यूनिकनेस तमिल और क्लासिकल तमिल की, पर्टिकुलरली इन प्रोपेगेटिंग इन फाइंडिंग्स ग्लोबली। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये कूरल पीदम अवार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कूरल पीदम अवार्ड जो है ये एक एमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं जो क्लासिकल तमिल के, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर आता है। इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया था, और ये एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड है। एंशियंटनेस का मतलब होता है कि कितनी पौराणिक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो टॉपिक है ना, ये जनवरी का जो विजन का शॉर्ट न्यूज़ आएगा ना मंथली कंपाइलेशन का, उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, वहाँ पर मैं इसको कॉमन में आएगा तो कवर करूँगा। 37 इज़ अबाउट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DFCCIL। DFCCIL एक कॉरपोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा रन किया जाता है। इसका काम है प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, मोबिलाइज़ करना,
कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनकी मेंटेनेंस, प्लस में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का मतलब, फ्रेट करने का मतलब होता है कि सामान वामान ढोने वाली जो मालगाड़ियाँ होती हैं ना, इन सब के लिए एक डेडिकेटेड रूट बना देना, एक ऐसी पटरी जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ फ्रेट के काम हो, सामान ढोने वाली गाड़ी ट्रेन के लिए हो। DFCC को रजिस्टर किया गया था एज ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में, और एक्ट 1956 का था, और DFCC का रजिस्ट्रेशन 2006 में हुआ था। एलेक्रामा 2020 क्या है? ये एक फ्लैगशिप शोकेस है, इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मीट करती हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, नए ट्रेंड्स के बारे में, इनोवेशन के बारे में, फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, ये सब इसको सपोर्ट मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी से, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज पब्लिक एंटरप्राइज से। स्टीप ईगल क्या चीज़ है, न्यूज़ में क्यों है? स्लाइटली ये विजयवाड़ा के पास देखा गया था, IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइंटिफिक नेम एक्विला निपालेंसिस है। बाकी सभी ईगल की तरह भी ये एक्कीपित्रिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपको नाम थोड़े ना मालूम होने चाहिए, ये इस तरीके से अगर इंसाइट वाले देते हैं, विजन वाले देते हैं ना, मतलब ये चीज़ न्यूज़ में पहले पूछी गई है प्रीलिम्स के अंदर, और अभी भी पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये ब्रीडिंग करता है रोमानिया के ईस्ट से लेकर और साउथ रशियन तक, सेंट्रल एशियन के स्टेपीज़ तक। स्टेपीज़ क्या होते हैं? ये ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सवाना हो गए, स्टेपीज़ हो गए, ये सारे के सारे ग्रासलैंड्स होते हैं। मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगा। ये यूरोपियन और जो सेंट्रल एशियन बर्ड्स होते हैं विंटर में अफ्रीका में, और ईस्टर्न बर्ड्स इंडिया के अंदर। थ्रू आउट इसकी रेंज में ये फेवर करता है कि जो भी ड्राई हैबिटेट्स होंगे ना, ओपन हैं, ड्राई हैं, जैसे कि डेजर्ट हो गया, सेमी डेजर्ट हो गया, स्टेपीज़ और फिर सवाना हो गए, इन सबको। स्टेपी ईगल जो अपीयर करता है कजाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर भी, और ये इजिप्ट का नेशनल बर्ड है और उसके भी फ्लैग के ऊपर अपीयर करता है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4, कंटेक्स्ट है टेस्ट फायर रिसेंटली। इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है इसकी। K4 जो है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, और सिमिलर तरह की मिसाइल्स पोजेस करते हैं। CEP डिटरमाइन करता है कि कितनी एक्यूरेसी है मिसाइल की। CEP मतलब सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। ये एक टेक्निक है, एक मेथडोलॉजी है जहाँ पर हम मिसाइल की एक्यूरेसी को डिटरमाइन करते हैं। जितना CEP लोअर होता है उतनी मिसाइल की एक्यूरेसी होती है अपने टारगेट को रीच करने में। 41 व्योम मित्र। व्योम वर्ड जो होता है ना, ये एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में अगर मतलब इंग्लिश में करें तो स्काई, विंड, एयर। व्योम का मतलब ये होता है। ये इसरो का पहला वुमेन एस्ट्रोनॉट है। ये कोई लिविंग वुमेन एस्ट्रोनॉट नहीं है, ठीक है ना, एक मॉड्यूल है ये। और इसे यूज़ किया जाएगा अनमैन्ड फ्लाइट, जो कि इसरो की GSLV-3 होगी रॉकेट, दिसंबर 2020 के अंदर। देखो ये जनवरी की न्यूज़ थी तो दिसंबर 2020 की बात की गई थी, लेकिन अब ये चीज़ प्रेजेंटली डिले हो चुकी है। और इसके बाद सेकंड जो अनमैन्ड फ्लाइट होगी वो जुलाई 2021 के अंदर जाएगी। व्योम मित्र को हम लोगों ने एक्विप किया है। इसका एक हेड है, 2 आर्म्स लगाए गए हैं, एक टोर्सो है। टोर्सो मतलब हिंदी में बोलते हैं ना धड़, बेसिकली आपका जो एब्डोमिनल रीजन होता है आपका, ये चेस्ट रीजन से लेकर और नीचे एब्डोमिनल रीजन तक का। और ये क्रू की एक्टिविटी का मिमिक करेगा, ठीक है ना। क्रू मॉड्यूल जो होगा गगनयान के अंदर, उसके अंदर गगनयान जो है हमारा एक स्पेसक्राफ्ट है जिसमें क्रूड भी होगा और अनक्रूड भी होगा। ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होगा, ठीक है ना। 3 लोगों का इसमें स्पेस रखा जाएगा। अनक्रूड की बात की गई थी दिसंबर 2020 की, क्रूड की बात की गई थी दिसंबर 2021 की। तो इस साल वाला तो थोड़ा डिले हो चुका है, 2020 वाला। लेट्स से 2021 वाले के बारे में क्या होता है। फंक्शन क्या होगा? ऑर्बिटल पोस्चर्स के अंदर लॉन्च को अटेन करना, ठीक है ना। एनवायरनमेंट कैसा होगा उसके तहत रिस्पॉन्ड करना, वार्निंग्स जनरेट करना, कार्बन डाइऑक्साइड के कैनिस्टर्स होते हैं उनको रिप्लेस करना, स्विचेस ऑपरेट करना, क्रू मॉड्यूल को मॉनिटर करना, वॉइस कमांड रिसीव करना और स्पीच के अंदर रिस्पॉन्ड करना। बाइलिंगुअल रखा जाएगा इसको। 42 है रिसाइटिंग प्रीएम्बल इज़ कंपलसरी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है प्रीएम्बल को रिसाइट करना, जो प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल है उसको सभी स्कूल्स में, और ये जनवरी 2020 से स्टार्ट हो गया था। ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी की जो वैल्यूज़ हैं उनको इंस्टिल करना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड स्कूल्स कि वो एक प्लेक और बोर्ड बनाए जिसके ऊपर प्रीएम्बल लिखा होगा, और उन्होंने बोला कि स्कूल्स को इनके ऊपर क्विज़ेस करो, ऐसे लिखवाओ, ड्राइंग्स बनवाओ, स्लोगन लिखवाओ, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स कराओ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड हों। प्रीएम्बल के बारे में देखो कहते हैं कि अभी तक UPSC ने पूछा नहीं है मेंस के अंदर
कि प्रियम्बल लिख के दिखाओ लेकिन कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, बिकॉज यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। कभी भी पूछ लेंगे, लिख दो प्रियम्बल के बारे में पूछ देंगे, और आपको नहीं भी आता होगा, आपने प्रियम्बल लिख दिया ना, डेफिनेटली यू विल फेच सम मार्क्स, डेफिनेटली। छोटा ही है, पेपर पे लिख के टेबल के सामने रख लो, निकलते बैठते टेबल पे उठते थोड़ा थोड़ा नज़र मारते रहो, अपने आप याद हो जाएगा, ईजी है। 43 इज़ ओपिक्टुस कैलाश चंद्रई। काफ़ी कंफ्यूज रहोगे इसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर, कैलाश चंद्रई याद रखना। एक स्नेक ईल की स्पीशीज़ है जो कि बे ऑफ बंगाल में रिजाइड करती है, वहाँ रहती है। इसको रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया है। इसका नाम कैलाश चंद्रई दिया गया कि वहाँ उसके जो वास्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे डॉक्टर कैलाश चंद्रई के, जो कि डायरेक्टर हैं ZSI के। ZSI है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन एनिमल की टेक्सोनमी होता है कि कुछ नेमिंग करना, डिस्क्राइबिंग, क्लासीफाई करना ऑर्गेनिजम्स को। तो ZSI के जो डायरेक्टर हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उनके नाम के ऊपर इस स्नेक ईल की स्पीशीज़ को ऑनर किया गया है। ये 8th स्पीशीज़ है इस जीनस की, जो इंडियन कोस्ट पे मिलती है। और इसके बारे में और बातें हैं कि ये 50 मीटर की डेप्थ में रहती है सी के अंदर, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पीशीज़ के वो 420 mm से 462 mm के होते हैं लेंथ के अंदर। लाइट ब्राउन होती है कलर में, वाइट फिंग्स होते हैं। स्मॉल फिश और क्रैब्स के ऊपर फीड करती है। क्रैब मतलब समझ दो केकड़ा। जो आउटर सरफेस होता है इसकी बॉडी का वो बहुत स्लिमी होता है, लेकिन पॉइजनस नहीं होता। वेब पोर्टल गति, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉन्च किया है। नाहाई के द्वारा इसको बनाया गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गति पोर्टल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं नाहाई की वेबसाइट से। जो कॉन्ट्रैक्टर्स और जो कंसेशनरीज़ होते हैं वो अपने कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज़ को यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। जो भी इश्यूज़ रेज़ किए जाते हैं गति के द्वारा, उनको मॉनिटर किया जाता है एक टीम ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा नाहाई के ऑफिस से, और कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते हैं इस चीज़ को सीनियर ऑफिसर्स नाहाई के ही। ऑल राइट। 45 नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। उसका क्या विज़न है नेशनल डेटा और एनालिटिक्स प्रोग्राम को लेकर। देखो, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, ये आप स्लोगन मान के इसको याद रख लेना। किसी भी टाइप का अगर मेंस में आंसर राइटिंग क्वेश्चन आता है तो डेटा इज़ द न्यू ऑयल करके आप इस लाइन को, इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इसका फर्स्ट वर्जन जो है ना इस प्रोग्राम का, वो हम लोग 2021 में देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म का एम क्या है, गवर्नमेंट जो भी डेटा है ना उसको डेमोक्रेटाइज एक्सेस मिले, इसलिए उसको सारे को अरेंज करना, ठीक है ना। जो भी लेटेस्ट डेटा सेट होते हैं वेरियस गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के, उनको कोहेरेंटली प्रेजेंट करना, ठीक है ना। उनके एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन के टूल्स प्रोवाइड करना। यूज़र सेंट्रिक अप्रोच होगी इसके अंदर, ठीक है ना। डेटा का एक्सेस मिलेगा सिंपल और इंट्यूटिव पोर्टल के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, कंटेक्स्ट में क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के अनाउंस किए गए थे। अवार्ड जो था वो रिकॉग्नाइज़ करता है जिसने भी किसी ने कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर किसी ने बहुत एक्सीलेंट काम किया हो, वो चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हर साल 23 जनवरी को इसको अनाउंस किया जाता है, क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है। जो अवार्डी होता है इंस्टीट्यूशन का, वो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, कैश प्राइज़ मिलता है 51 लाख का, और इंस्टीट्यूशन को इस कैश प्राइज़ को डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ करना होता है। अगर जो अवार्डी होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है और कैश प्राइज़ मिलता है 5 लाख रुपये का। ये जो अवार्ड है सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए और इंडियन इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं, सिर्फ वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्कियाई क्या है, एक प्रिमिटिव ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में आपको मिलेगा। एक्सट्रीम हैबिटेट्स मतलब हॉट स्प्रिंग्स हो गए, कोल्ड डेजर्ट्स हो गए, हाइपरसलीन लेक्स हो गए, इन सब के अंदर आपको मिलेगा। जो ये स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमन गट में भी प्रेजेंट होते हैं। गट का मतलब क्या होता है, गट इज़ समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन इमोशन और फीलिंग। लेकिन गट के जो फिजिकल मीनिंग की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंटेस्टिनल रीजन होता है, एब्डोमिनल रीजन होता है, इसकी बात करते हैं। तो ये ह्यूमन के गट में भी मिलता है और इसकी बहुत पोटेंशियल रिलेशनशिप होती है ह्यूमन हेल्थ के साथ। प्लस में दे आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। न्यूज़ में क्यों है, साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि एक न्यू आर्कियन, एक काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिस्कवर किया गया था अभी रिसेंटली सांबर सॉल्ट लेक में राजस्थान में। इसको नाम दिया गया है नत्रियाल्बा स्वरूपे। ये डॉक्टर रेणु स्वरूप के नाम के बाद इनको दिया गया है। डॉक्टर रेणु स्वरूप करंटली फ़िलहाल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब ये वीडियो आपको
जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई यूट्यूब के चैनल के ऊपर, उस दिन तक डॉक्टर रेणु स्वरूप डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी हैं। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया क्या है? एक सीवियर बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि कुछ स्ट्रेन्स के कारण होती है, और इस डिज़ीज़ जो है स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड एनिमल्स के तहत, कंटामिनेटेड क्लोथिंग होती है, इक्विपमेंट होती है, या फिर इंजेक्शन के तहत इन्हेलेशन होती है बैक्टीरिया का तब। प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? स्विशिंग टेल्स यानी कि और रिड्यूस्ड कटिंग, अनडाइजेस्टेड फूड आएगा फीकस के अंदर, और मिल्क का यील्ड रिड्यूस होने लग जाएगा। ये न्यूज़ में क्यों है? अभी रिसेंटली 40 बफेलोज़ की डेथ हुई है अभी 4 दिनों के अंदर, और सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वो सहाना डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, जिसको हम लोग हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया ही बोलते हैं। और कुछ विलेजेस हैं जो कि ओडिशा के केंद्रापड़ा का एक एरिया है, वहाँ पर गदरपुर ब्लॉक में ये इंसिडेंट हुआ है। 49th इज सागरमठ संवाद। संवाद वर्ड संवाद से आया है, यानी कि कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट एवर मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग इवेंट नेपाल की रिसेंट हिस्ट्री में अप्रैल में होने वाला है। जनवरी की मैगजीन पढ़ रहे हैं, अप्रैल के आई तो देखेंगे क्या अपडेट था उसके ऊपर। और ये अटेंड किया जाएगा बहुत सारे ग्लोबल फिगर्स के द्वारा, अपार्ट फ्रॉम वो लीडर्स जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन के हैं, उनके अलावा बहुत सारे लीडर्स आएंगे सार्क के। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होगा सागरमठ संवाद। यहाँ से अगर नेक्स्ट चलते हैं पद्मा अवार्ड्स के ऊपर। पद्मा अवार्ड जो है ये इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, और ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, नेमली पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनको इंस्टीट्यूट किया गया था इंडिया में 1954 में, और बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं और फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एट्सेट्रा। कैटेगरी जो 3 होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये दिए जाते हैं। पद्म विभूषण दिया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और ये 2nd डिग्री ऑनर होता है। पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, ये 3rd डिग्री ऑनर होता है। पद्मश्री अवार्ड किया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, ये 4th डिग्री ऑनर होता है। अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे पर हर साल, और जो अवार्ड है नॉर्मली पॉस्ट्यूमसली कन्फर नहीं होता। पॉस्ट्यूमसली का मतलब होता है कि आपकी अगर डेथ हो जाए तो आपको ये इनमें से कोई अवार्ड नहीं दिया जाता। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई हाईली डिजर्विंग केस होगा तो गवर्नमेंट इसको भी कंसिडर कर सकती है कि किसी को पॉस्ट्यूमसली अवार्ड दे दिया जाए। If the demise of the person proposed to be honor has been recent within a period of 1 year preceding the Republic Day, जब रिपब्लिक डे को अवार्ड दिए जाते हैं उसके बीते 1 साल के अंदर अगर किसी की रिसेंटली डेथ हो जाती है तो ऐसे कुछ केस के अंदर हाईली डिजर्विंग होता है तो गवर्नमेंट कंसिडर कर लेती है। पॉस्ट्यूमसली दिए जाने वाले और बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र एट्सेट्रा। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, इंडिया का जो पहला अंडर वाटर मेट्रो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आफ्टर इसकी जब कोस्ट डबल हो गई थी। लोकेशन क्या है? ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कोलकाता के अंदर, ए पार्ट ऑफ विच, इसका कुछ पार्ट होगा जो कि हुगली रिवर के नीचे से पास करेगा, जहाँ पर फेमस हावड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्टेड है। ऑपरेशन वनीला क्या है? इंडियन नेवी परफॉर्म करेगी HADR ऑपरेशंस मेडागास्कर में अंडर ऑपरेशन वलीना। HADR क्या होता है? ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिस्टेंस रिलीफ, ठीक है। ये लॉन्च किया गया असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उन पॉपुलेशन को जो मेडागास्कर के अंदर अफेक्ट हुई हैं, वहाँ पर एक डेवस्टेशन हुआ था साइक्लोन डायन के कारण। नगोबा जत्रा, ये एक मंथ लॉन्ग नगोबा जत्रा फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना में ख़त्म होने वाला है। ट्राइबल फेस्टिवल है जो तेलंगाना में होता है, इसको हम लोग केसलापुर जत्रा भी बोलते हैं। एक ह्यूज रिलीजियस और कल्चरल इवेंट है। बोयगुट्टा ब्रांच का मेसरम क्लैन का एबॉरिजिनल राजगोंड और प्रधान ट्राइब्स के नाम हैं, याद होने चाहिए, नोट डाउन कर लो। इस फेस्टिवल के दौरान जो महापूजा होती है सरपेंट की और गॉड नगोबा की, यानी कि सांप की, और जो गॉड नगोबा होते हैं उनकी। गुसाडी डांस परफॉर्मेंस की जाती है डांसर्स के द्वारा गोंड ट्राइब से, ये एक बहुत स्पेशल अट्रैक्शन होता है इस इवेंट का। संप्रीति 9 एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एंडीवर है इंडिया और बांग्लादेश का। लेटेस्ट एडिशन है जो 9th एडिशन है, ये कंडक्ट होगा उमरोई मेघालय के अंदर। ये जनवरी के अकॉर्डिंग की न्यूज़ है, नेक्स्ट मंथ की जो आएगी उसमें देखेंगे क्या हुआ इसका। देखिए इस मैप के अंदर आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखाई देंगी।
कभी कभी कुछ नाम होते हैं जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं ना, वो होते हैं मालदीव्स का, मेडागास्कर का, मॉरिशस का एंड मलेशिया का। इनकी लोकेशंस जानना, कौन सा आइलैंड कंट्री है कौन सा नहीं है। ये पूरा का पूरा ओशन रीजन है इंडियन ओशन का। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, देन दिस इज़ अरेबियन सी। ये पूरा अफ्रीका है। ये ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये जो पार्ट है ना, ये एक हॉर्न की तरह दिखाई दे रहा है, इसकी शेप हॉर्न जैसी है। ये भी अक्सर न्यूज़ में रहता है। देखो यहाँ पर मॉरिशस है, ठीक है, ये रहा मेडागास्कर, ये सेशेल्स आइलैंड का ग्रुप है, ओके। मालदीव्स यहाँ पे इसकी कैपिटल माले है, ये भी न्यूज़ में काफ़ी बार रहा है। एंड यहाँ पर है मलेशिया। तो मैंने सिर्फ ये लोकेशन दिखाने के लिए आपको दिखाया था। ऑल्दो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ये वो डिजीज़ है हेमरेजिक स्पेक्टेसेमिया। जनरली इस तरीके से एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ये रैशेस हो जाते हैं ब्लड के, ठीक है। इसके कारण इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये है व्योम मित्रा, ठीक है, जो हम लोगों ने बात की थी, जो रोबोटिक कॉन्सेप्ट है हमारा एक इसरो के अंदर। यहाँ पर एक लेडी टेकिंग सेल्फी विद द व्योम मित्रा। तो मैं सिर्फ फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आपको समझना होगा, रिकॉल करना होगा उसके बारे में हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था। देन दिस इज़ दैट वॉल्केनो जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। कहाँ पर है ये वॉल्केनो? ये फिलीपींस के अंदर है, और ये है फिलीपींस, इसकी कैपिटल है मनीला, एंड दिस इज़ ताल वॉल्केनो। देखो फिलीपींस का ना यूएस के साथ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है, इसलिए फिलीपींस एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर अभी तक कोई बेसिकली चाइना जो कभी अटैक कर नहीं पाया इतने ढंग से, क्योंकि इनका एक यूएस के साथ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको फिलीपींस जाना हो इंडिया से, तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फिलीपींस की लोकेशन कहाँ है। ये हमारा इंडिया है, देन दिस इज़ म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। अगर हम सी रूट से जाएंगे तो वी विल बी गोइंग थ्रू दिस पाथ, ओके। एंड दिस इज़ फिलीपींस। यहाँ पर ये साउथ चाइना सी है। जो 9 डैश लाइन है जिसको चाइना क्लेम करता है कि वो इनकी हैगी, वो कुछ यहाँ से फॉर्म होती हैगी। नाउ दिस इज़ हांगकॉन्ग, ताइवान एंड द शंघाई रीजन। शंघाई रीजन का मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा यांगते रिवर के लिए, आपको याद आ जाना चाहिए। जब हम बात कर रहे थे पोर्ट्स के बारे में, कौन से पोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी? हम लोगों ने कोलकाता पोर्ट के बारे में बात की थी। अलॉन्ग विद दैट आपको बाकियों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ कोलकाता है, दिस इज़ पैरादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई पोर्ट, टूटिकोरिन, कोची, मंगलुरु, मोरमुगांव, मुंबई पोर्ट एंड कांडला पोर्ट। ये अक्सर न्यूज़ में रहने वाली चीज़ें होती हैं कि आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए। एंड जस्ट इन केस मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसके बारे में मैप भी बनाना आना चाहिए। दैट वाज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये यांगते रिवर का मैप है, आप लोगों को देखना होगा। दिस पार्ट इज़ टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन, और अगर हम उसके बिलो की बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है इनका साउथ चाइना सी का रीजन। अगर आपको समझना होगा तो इसके लिए बहुत ईजी है। शंघाई जो इनका सिटी है वो टुवर्ड्स द पैसिफिक साइड है, विच इज़ टुवर्ड्स द ईस्ट साइड। इसमें बहुत सारी और भी रिवर्स होती हैं जो ऑन द पाथ इनके साथ मैच कर जाती हैं। आपको सबके नाम याद रखने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि चाइना है और उसके अंदर यांगते रिवर जो है वो किस तरफ को है। ये MiG-27 इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो बाकी डिटेल्स के बारे में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं।